वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सुमित और आज इस वीडियो में हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने जितना भी कंटेंट डाला है वो सारा का सारा ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया गया है। ये वीडियो मैं कोई सिंगल यूट्यूब वीडियो या किताब पढ़कर नहीं बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज रेफ़र करे हैं और सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज रेफ़र करे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में मैं जितना भी कंटेंट डालूं वो 100% एक्यूरेट हो। दूसरी बात, इंटरनेट पर आपको आरटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इन सारी वीडियोस के अंदर एक कमी है। या तो इनके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है या अपडेटेड नहीं है। बट इस वीडियो में मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आरटी में ऐसा कुछ छूटे ना। दूसरा, जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं इस बात की गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें आरटी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और सारा कंटेंट अप टू डेट है। साथ ही मैं आपको डिटेल में तो पढ़ाऊंगा ही, बट उन पॉइंट्स को भी एम्फेसाइज कर दूंगा जहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आपको ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आरटी की वीडियो आज। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आरटी की फुल फॉर्म क्या है? की फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। कभी कभी पेपर्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर लिया। अब हम अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। जनरली लोग सीधा आरटी एक्ट पढ़ाने लग जाते हैं, पर मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं पहले आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये आया कैसे एग्जैक्टली। तो ये बात स्टार्ट होती है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने इनिशियली ये मुद्दा उठाया कि हम एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाएंगे, और इस पे काम भी हुआ, काम चला भी। बट फाइनली जो हमारी एडवाइजरी कमेटी थी उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि हम एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते थे। और इसका मेन रीज़न था कॉस्ट, खर्चा जो जो आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। उस समय ये करना पॉसिबल नहीं था। तो अब कुछ तो किया जाएगा। फिर क्या किया गया? तो उन्होंने क्या किया, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल तो राइट तो नहीं बनाया, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट तो नहीं बनाया, पर उसको हमने एक डीपीएसपी में बना दिया। अब ये क्या है डीपीएसपी? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि उसको फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में ना डाल के डीपीएसपी वाले पार्ट में डाल दिया आर्टिकल 45 के अंदर। अब ये डीपीएसपी क्या है और ये फंडामेंटल राइट क्या है? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो शायद ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट का मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन है कि उसको वो करना ही करना पड़ेगा, आपको वो करना कंपलसरी है। बट डीपीएसपी में क्या है, गवर्नमेंट को वो करने की कोशिश करनी है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपके खिलाफ ये लीगल एक्शन लिया जाएगा, बस गवर्नमेंट को करने की कोशिश करनी है। तो इसको डीपीएसपी में डाला गया, और डीपीएसपी में डाला गया आर्टिकल 45 के अंदर। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल था वो था आर्टिकल 45, एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था। ये आर्टिकल 45 की ओरिजिनल लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी हुई है 1950, जहाँ मैंने लिखा है उसके आगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें बस यही कहा गया था कि हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी है कि अगले 10 साल के अंदर हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को दें। अब ध्यान रखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात यही हो चुकी थी, पर यहाँ अभी तक ये फंडामेंटल राइट नहीं बना था। अब नेक्स्ट माइलस्टोन इसकी हिस्ट्री में आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो दिसंबर 2002 में हुई थी। यानी कि पहले तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950, तब है पहला माइलस्टोन, और दूसरी बात अब मैं सीधा यहाँ कर रहा हूँ 2002 में, जब हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। अब इस 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने 3 आर्टिकल्स डाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21A। ये क्या है? राइट टू एजुकेशन।
मैं इसकी लैंग्वेज आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। ये क्या कहता है? ये एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात कहता है कि अब एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होगा। तो इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं था, और आर्टिकल 21A कहाँ आता है? पार्ट 3 में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट के अंदर। तो इस आर्टिकल ने अब एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। अब आर्टिकल 45 का क्या होगा? आर्टिकल 45 के अंदर पहले तो इसी की बात की गई थी। आर्टिकल 45 का कंटेंट चेंज कर दिया गया और इसमें ECCE वाली बात डाल दी गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो ECCE है वो वाली बात इसके अंदर डाल दी है। तो यानी कि इनिशियली आर्टिकल 45 के अंदर ECCE नहीं था, वो अब डाला गया है जब आर्टिकल 21A बना। और एक आर्टिकल में और चेंज हुआ था इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये था आर्टिकल 51A, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसके अंदर एक नया क्लॉज ऐड किया गया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। उसकी भी लैंग्वेज मैंने एग्जैक्टली दी हुई है यहाँ पे। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया ये पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि अपने बच्चे को नेबरहुड स्कूल में एडमिट कराएं। तो ये रही हिस्ट्री की बात। तो मेन इसका पहला माइलस्टोन था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी, पर वो एक फंडामेंटल राइट नहीं था। दूसरा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसने 3 आर्टिकल्स डाले। 21A इसने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। 45 में ECCE वाले कंटेंट डाल दिया। 51A में एक क्लॉज के ऐड कर दिया जो एक फंडामेंटल ड्यूटी बन गई 11th के पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराना है। अब अभी भी हम सीधा RT पे नहीं जाएंगे, उससे पहले कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब ये RT कैसे कैसे फाइनली आया? अब जैसे कोई भी बिल पहले दोनों हाउसेस से पास होता है, फिर उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिलती है, फिर उसके बाद वो एक एक्ट बनता है। तो वो मैंने बात की हुई है इसमें कि कब क्या हुआ। तो ये जो हमारा RT एक्ट था, इसका जो बिल था वो राज्यसभा ने पास किया 20 जुलाई 2009 में। फिर उसके बाद ये लोकसभा में गया, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने भी इसे पास कर दिया। अब ये डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये डेट्स एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि राज्यसभा ने कब पास किया था RT बिल को, फिर लोकसभा ने RT बिल को कब पास किया था। अब ये जो लोकसभा वाली डेट है यानी कि 4 अगस्त 2009, यही पार्लियामेंट की पासिंग डेट है। तो अगर आपसे ये सवाल भी पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट ने कब पास किया या फिर पार्लियामेंट ने कब इनैक्ट किया इसको, तो वो भी 4 अगस्त होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेसिडेंशियल असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर या अग्रीमेंट देते हैं उसके ऊपर। तो वो हुआ था 26 अगस्त 2009 को। और लास्ट फाइनल जो फोर्थ डेट आपको याद रखनी है वो है ये इन्फोर्स कब हुआ RT, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ। ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को। बस यही 4 डेट्स याद रखनी है, और इसमें भी मेजरली ये फोर्थ वाली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जनरली पूछी जाती है कि 1 अप्रैल 2010 को इन्फोर्स किया गया RT को। अब इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन कि जब ये आया RT एक्ट 1 अप्रैल 2010 में, तब उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारी प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, जब इंडिया ने इसको पास किया तो इंडिया 135th कंट्री बना एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने वाला। यानी कि इससे पहले 134 कंट्रीज इसको एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना चुके थे, हम 135th नंबर पे आते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि जो आर्टिकल 21A है जिसने इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया, और ये RT है, इसका कनेक्शन क्या है आपस में एग्जैक्टली? हम बात तो कर रहे हैं बार बार कि आर्टिकल 21 है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और उससे हम रिलेट कर देते हैं RT को। ये एग्जैक्टली रिलेटेड कैसे है? तो ऐसा है, 2002 में अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 21A डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। पर
ये तो सिर्फ एक आर्टिकल है ना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा? तो इसको शेप देने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटी एक्ट बनाया गया 2009 में। तो आरटी एक्ट और आर्टिकल 21A ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। 21A ने कहा इसको एक फंडामेंटल राइट बनाओ, बट कैसे? वो काम किया आरटी एक्ट 2009 ने, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने का काम आरटी एक्ट 2009 ने किया। तो अब हमारा जो आरटी एक्ट है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। इससे पहले हमने इसकी हिस्ट्री की बात कर ली, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर सवाल बन जाता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी बात कर ली, और ये कनेक्शन क्या है आर्टिकल 21 और आरटी एक्ट 2009 में, ये बात कर ली कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। तो बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे कि आरटी एक्ट जो है ये अभी आप देखेंगे तो एक 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप दे सकते हैं इसको। इस पूरे कंटेंट को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और चैप्टर्स फर्दर सेक्शंस या ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं और टोटल 39 सेक्शंस हैं। मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देता हूँ, ये रहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये देखिए चैप्टर 1 इसका ना, फिर इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, फिर चैप्टर 2 राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसमें 3 सेक्शंस हैं। फिर तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है, छठा चैप्टर है और फाइनली 7वां चैप्टर है मिसलेनियस के नाम से, इसमें भी कुछ है। और ये रहा लास्ट हमारा सेक्शन 39। अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नाम याद रख लीजिएगा क्या क्या नाम है चैप्टर्स के, और कुछ कुछ सेक्शंस के भी नाम याद रखने पड़ेंगे, ये पूछ भी लेते हैं। एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये देखिए आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान आरटी के कौन से सेक्शन में, तो आर्टिकल वो होगा सेक्शन हमारा 22। अब अपना मेन कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। तो अब हम समराइज करके पढ़ लेते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। समराइज करेंगे पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ेंगे, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटी एक्ट कहता है 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी उनके नेबरहुड स्कूल में, जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन खत्म नहीं जाती, यानी कि 1st to 8th तक की एजुकेशन की ये बात करता है। और एज ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? 6 से 14 साल तक के बच्चे 1st to 8th क्लास तक की एजुकेशन ही कंप्लीट कराएंगे। अब इसमें जो 2 टर्म दिए गए हैं फ्री एंड कंपलसरी, इनका मतलब क्या है? फ्री का मतलब उससे ऐसा कोई भी फी या चार्ज नहीं लिया जाएगा जिससे उसकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आए। और कंपलसरी का यहाँ मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि हर बच्चा उस एज ग्रुप का स्कूल में एडमिटेड हो, उसकी अटेंडेंस पूरी हो और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो। तो ये जो 2 टर्म्स हैं फ्री एंड कंपलसरी, हम पॉइंट नंबर 1 में इसे डिस्कस कर लिया है कि फ्री का मतलब है कोई भी उससे ऐसा फी या चार्ज नहीं लिया जाएगा जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई हैम्पर हो। दूसरी बात कंपलसरी का मतलब है कि ये उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर बच्चा उस एज ग्रुप का स्कूल में एडमिशन ले, उसकी अटेंडेंस पूरी हो और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो। दूसरा पॉइंट स्पेशल प्रोविजंस। अब ये स्पेशल प्रोविजंस क्या है? अगर कोई बच्चा 6 साल से ऊपर का है और वो उसको स्कूल में एडमिट नहीं किया जाएगा, कराया गया है अभी तक, तो क्या किया जाएगा? सपोज एक बच्चा 9 साल का है, उसको नहीं कराया गया है अभी तक एडमिट, तो क्या किया जाएगा? क्या उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा? उसको एडमिशन दिया जाएगा। अब किस क्लास में दिया जाएगा? क्या 9 साल के बच्चे को हम पहली क्लास में बिठा देंगे? नहीं, हम उसकी एज के हिसाब से उसको उसकी एज अप्रोप्रिएट क्लास में बिठाएंगे। सपोज जैसे कि एक 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में, 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में होता है, 9 साल का बच्चा चौथी क्लास में होता है, तो हम उसको 9 साल वाले बच्चे को चौथी क्लास में ही बिठाएंगे। फिर अब ये सवाल आता है, अब वो चौथी क्लास में बैठ जाएगा सीधा, वो कैसे पढ़ाई करेगा? उसको तो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी, पर उसके लिए भी हमने एक प्रोविजन लिया है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, उस वो स्पेशल अटेंशन देगा टीचर। अब ये जो स्पेशल ट्रेनिंग है इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? ये मिनिमम 3 महीने से 2 साल तक की हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ 4 महीने की असिस्टेंस के साथ सीख जाए, वो डिपेंड करता है वो कितना लेट स्कूल में एडमिट हुआ है और उसको कितनी ज़रूरत है। तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा 6 साल से ऊपर है तो उसको भी एडमिशन दिया जाएगा उसकी एज अप्रोप्रिएट क्लास में। दूसरी बात, उसको
सिर्फ एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा, उसको स्पेशल अटेंशन और स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी टीचर्स के द्वारा। और उस ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी इन्होंने दिया हुआ है कि मिनिमम 3 महीने की, तो मिनिमम 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और मैक्सिमम 2 साल तक भी चल सकती है। हो सकता है वो उस क्लास को कंप्लीट कर ले, दूसरी क्लास को भी कंप्लीट करे, तब तक ट्रेनिंग चलती रहे। और ऐसा नहीं है 2 साल के बाद बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा, उसके बाद भी टीचर उसके ऊपर ध्यान देगा। नेक्स्ट, राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। ये क्या कहता है, अगर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने का प्रोविजन नहीं है, मतलब सपोज वो 5th क्लास तक का स्कूल है, तो उसको, या फिर बच्चा किसी और स्कूल में जाना चाहता है, अब वो स्कूल चाहे उसी स्टेट में हो चाहे फिर किसी और स्टेट में भी हो, तो हमारा जो हेड मास्टर है वो उसको इमीजिएटली टीसी इशू करके देंगे, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। यानी कि बच्चे के पास पूरा फ्रीडम है कि वो अपना स्कूल बदल सकता है, और उसका कारण कोई भी हो सकता है। या तो एलिमेंट्री एजुकेशन का पूरा प्रोविजन नहीं है स्कूल में, या फिर उसको किसी और स्कूल में जाना है, या किसी और स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो उसको टीसी इमीडिएटली इशू की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, तो पहली ड्यूटी आती है इसमें नेबरहुड स्कूल्स की, कि वो कितने कितने एरिया में बनाए जाएंगे। तो ये कहता है कि जो 1st to 5th क्लास यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो हर 1 किलोमीटर पे होने चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए। और 6 to 8 क्लास के लिए कहता है कि स्कूल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये काम कब तक करना है, यानी कि आपको हर 1 किलोमीटर पे स्कूल बनाना है 1st to 5th क्लास के लिए, और 6 to 8 के लिए हर 3 किलोमीटर पे स्कूल बनाना है। ये अगले 3 साल के अंदर, यानी कि जैसे अगर 2010 में हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है तो 2013 तक आपको ये काम पूरा करना है गवर्नमेंट को। अब साथ में इसके अंदर कुछ और चीजें भी लिखी गई हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हर 1 किलोमीटर पे स्कूल होगा, अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वैसे जैसे कि सपोज वहाँ का टेरेन इतना ठीक नहीं है या फिर रोड्स ठीक नहीं है, तो ये लिमिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। हो सकता है हर 2 किलोमीटर पे स्कूल हो या 3 किलोमीटर पे स्कूल हो। अब जहाँ कोई रह ही नहीं रहा रेगिस्तान में, वहाँ तो हर 1 किलोमीटर पर स्कूल नहीं बनाए जाएंगे ना। दूसरी बात, जो ज़्यादा डेंसिटी वाले, पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज है, वहाँ हो सकता है 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल हो तो भी काम ना चले, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसे एरियाज में एक से ज़्यादा स्कूल भी बनाए जा सकते हैं, हम वहाँ पे 500 मीटर पे भी एक स्कूल बनाया जा सकता है। ऑल्दो ये ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं आएगा, तो मैंने ऐसा ही एक्स्ट्रा बता दिया आपको। सवाल बस इसी पे आएगा, 1st to 5th क्लास के लिए विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए, 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर में। नेक्स्ट, ये जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरटीई एक्ट को शेप देने के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इसमें एक्सपेंडिचर का कितना शेयर कौन देगा वो इसमें बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 65% खर्चा उठाएगी और स्टेट गवर्नमेंट 35% खर्चा उठाएगी। दूसरी बात, ये होगी नॉर्मल स्टेट्स की बात, पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे ये रेशियो अलग है। वहां पे 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 10% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे सवाल आ सकता है। दूसरी बात, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो बच्चे वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एक बात इसने और कही है आरटी के अंदर कि प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और ईसीसी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। इनकी क्या ड्यूटी है पेरेंट्स की बस इतनी सी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को नेबरहुड स्कूल में एडमिट कराना है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड। प्राइवेट स्कूल के बारे में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को अपनी 25% सीट्स रिजर्व रखनी होंगी। किन बच्चों के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, उनके लिए अपनी 25% सीट्स रिजर्व करके रखनी होगी। अब ये 25% मिनिमम है, आप चाहो तो 100% सीट्स में उनके लिए रिजर्व कर लो, वो ऑब्वियसली वैसा नहीं होता होगा, पर 25% उनको मिनिमम अपने लिए रिजर्व करके, उन बच्चों के लिए रिजर्व करके रखने हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। साथ ही इसमें एक और बात कही गई है कि अगर वो स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो वहां पर भी उसे 25% सीट्स रिजर्व रखनी होंगी।
जनरली लोग ये वाली बात तो बता देते हैं कि 25% सीट्स रिजर्व रखनी होंगी प्राइवेट स्कूल्स को, पर ये कोई नहीं बताता है कि प्री स्कूल एजुकेशन अगर वो स्कूल प्रोवाइड करता है तो वहां पर भी उन्हें 25% सीट्स रिजर्व करनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटेशन फी और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से लेके। कैपिटेशन फी क्या होता है? डोनेशन जो हम देते, जो डोनेशन होता है जिसको हम आमतौर पर डोनेशन कहते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी स्कूल कैपिटेशन फी नहीं लेगा, यानी कि डोनेशन नहीं लिएगा। अब अगर कोई लेता है तो क्या होगा? अगर कोई डोनेशन लेता है तो उससे जो डोनेशन उन्होंने ली है उसके 10 गुना तक चार्ज किया जा सकता है एज फाइन। यानी कि सपोज अगर किसी स्कूल ने 10 लाख की डोनेशन ली किसी बच्चे से, तो उस स्कूल को 1 करोड़ तक का फाइन किया जा सकता है, यानी कि अप टू 10 टाइम्स। दूसरी बात, स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या होता है? हो सकता है आप लोग को पता भी हो और हो सकता है किसी को ना भी पता हो। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या होता है? जनरली स्कूल में ना एडमिशन, बड़े प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा अक्सर होता था कि वो बच्चों का टेस्ट लेते थे पहले, कि अगर आपका बच्चा इसमें पास होगा तो ही हम इसको एडमिशन देंगे। और कुछ कुछ केसेस में पेरेंट्स का भी टेस्ट लेते कि पेरेंट्स भी पास होने चाहिए स्कूल में। तो ये चीज़ बैन कर दी आरटी ने कि ऐसा नहीं होगा, अब आप ये टेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं चलेगा आपका। और अगर आप नहीं करते हो, आप ले लेते हो फिर भी टेस्ट, तो क्या करेंगे? तो आपको फाइन देना पड़ेगा, जैसे कैपिटेशन फी में देना पड़ रहा था। फाइन कितना देना पड़ेगा? अगर आप पहली बार उस केस में पकड़े जाता है कोई स्कूल, तो उसको 25,000 का फाइन देना होगा। और उसके बाद अगर दोबारा दूसरी बार या तीसरी बार ऐसा दोबारा रिपीट होता है ऐसा केस, तो स्कूल को 50,000 ईच केस का फाइन लगेगा। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। अब जब आप एडमिशन लेंगे इस आरटी स्कीम के तहत, तो आपको एज के प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट से बताते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एडमिशन हो सकता है। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, जो हमारा बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1886 के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास होता है बेसिकली, वो आप देते हैं तो उसके बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। दूसरा, हॉस्पिटल या फिर एएनएम रिकॉर्ड्स जो है वो दिखा के भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। चौथा, अगर आपके उनमें से कोई भी नहीं है, तो अगर जो पेरेंट है बच्चे के, वो एक एफिडेविट भी दे देते हैं कि भैया हाँ इसकी ना एज यही है, 6 साल का है, ये 5 साल का है, तो उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि ऐसा कोई केस ही नहीं है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं आ जाएगा। आपको एडमिशन हर हाल में मिलेगा, आपको एडमिशन के लिए कोई मना नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नो डिनायल ऑफ एडमिशन। इसमें क्या कहा गया है कि 6 साल जो एडमिशन का पीरियड होता है ना एक्सटेंडेड, वो 6 मंथ्स का होता है। तो ये बताया गया एक तो, और फिर कहते हैं अगर वो भी एक्सटेंड हो जाता है ना, वो भी निकल जाता है, उसके बाद भी आपको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। पर उस केस में आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी रिसीव होगी, क्योंकि उस बच्चे ने ऑब्वियसली लेट एडमिशन लिया है तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, जिसको हम नो डिटेंशन पॉलिसी कहते थे। ये ओरिजिनली थी आरटी एक्ट में 2009 में कि किसी भी बच्चे को किसी क्लास में फेल नहीं करना है और स्कूल से नहीं निकालना है। ठीक है, जो फेल करने वाली यानी कि उस क्लास में रोक देनी, इसे हम कहते थे नो डिटेंशन। अब ये चीज हटा दी है, नो डिटेंशन पॉलिसी स्क्रैप हो गई है। ये कब हुआ? 2019 में एक अमेंडमेंट आया था आरटी में, उसके थ्रू हुआ है ये। इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी अब हटा दी। तो अब क्या डाल दिया है? अच्छा, अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, ये सेक्शन नंबर 16 में है। इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी कहाँ थी? सेक्शन नंबर 16 में थी। तो अब क्या कर दिया गया है सेक्शन नंबर 16 में? अब क्या लिख दिया इन्होंने? अब क्या आप फेल कर सकते हैं? हाँ, आप फेल कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो 5th क्लास है और 8th क्लास है, इनके एंड में एग्जाम लिया जाएगा। तो ये कहते हैं रेगुलर एग्जामिनेशन होगा अकेडमिक ईयर के एंड पे 5th क्लास और 8th क्लास में। अगर बच्चा पास होता है तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, और अगर फेल हो जाता है तो क्या करेंगे? तो उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसका री एग्जाम लेंगे। री एग्जाम, और एग्जाम कब होगा? वो होगा जिस दिन आपकी डेट जो जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस डेट से 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, सपोज आपने एग्जाम लिया और आपने मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 20 मार्च को सपोज, तो उससे 2 महीने बाद उस तब आपको री एग्जाम लेना होगा। और अगर बच्चा उस री एग्जाम में भी फेल हो जाता तो क्या करेंगे? तो फिर उस क्लास को, उस बच्चे को उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। सपोज उसने 8th का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, फिर उसका 2 महीने बाद री एग्जाम लिया गया, वो उसमें भी फेल हो गया, तो उसको उस क्लास में रोक लिया जाएगा, 8th क्लास में उसको रिपीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट,
प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड, यानी कि फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटल हरासमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे पहले स्कूलों में हो जाता था मार पिटाई, ऐसा करना बिल्कुल बैन है। नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड और फंक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। अब इससे पहले स्कूल्स का कुछ खास ऐसा सिस्टम नहीं था, बट अब इन्होंने ऐसा नहीं रहने दिया। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी स्कूल बिना हमसे रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट लिए बिना नहीं चल सकता है, आपको रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट लेना होगा। अब क्या ये सबको रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट दे देंगे? नहीं, आपको कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। अगर आप उनको वो पाए जाते हैं तो ही आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और अगर सपोज आपके पास नहीं है अभी वो जो भी चीज़ें हम जो भी नॉर्म्स हम सेट करते हैं या स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं अभी, अब उनका आप उन 8 पार नहीं है तो क्या होगा? तो आपको 3 साल तक का समय दिया जाएगा, आप उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कीजिए। और उसके बाद भी अगर अचीव नहीं कर पाते हैं आप उन स्टैंडर्ड्स को 3 साल के अंदर अंदर जो हमने सेट करे हैं रिकॉग्निशन मिलने के लिए, तो क्या होगा? तो फिर आपको स्कूल बंद करना पड़ेगा अपना। और अगर आप नहीं करते हैं, आप बिना रिकॉग्निशन लिए भी स्कूल चलाते हैं 3 साल के बाद, तो क्या होगा? तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपको 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। फाइन दे दिया किसी स्कूल वाले ने, उसके बाद भी अकल नहीं आई, उसके बाद भी अगर वो स्कूल चलाते हैं तो क्या होगा? तो आपको डेली का 10,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एसएमसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एसएमसी हमारा। एसएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है कि हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये कौन से सेक्शन में आता है? आरटी के आर्टिकल ये सेक्शन 21 में आता है एसएमसी। अब एसएमसी जो है इसके रिलेटेड एक चीज और है, पीटीए। जनरली लोग अपनी वीडियोस में पीटीए के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं कि पीटीए क्या चीज है। अब जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ तो बनती है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बट जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां बनता है पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ये भी मतलब एक तरीके से सिमिलर ही है एसएमसी से, वही ऑलमोस्ट कॉम्पोजिशन भी सिमिलर ही है। तो हम एसएमसी के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यहाँ से सवाल बनता है ये क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कितना परसेंट है और कौन कौन है यहाँ। तो जो एसएमसी का कॉम्पोजिशन है इसमें 75% तो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है जो 75% पेरेंट्स होंगे ना, इनमें जो पेरेंट्स वो हैं जो वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, इनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो 75% हो गए पेरेंट्स, अब बाकी बचा 25%। अब 25% में कौन आएगा? 25% के हमने 3 हिस्से कर दिए हैं कि 1/3 तो इसमें होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो हमारी लोकल अथॉरिटी है यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, 1/3 पोर्शन इनसे बनेगा। 1/3 में कौन होंगे? टीचर्स होंगे स्कूल के। इनको कौन डिसाइड करेगा? स्कूल के टीचर ही डिसाइड करेंगे कि हमारी तरफ से एसएमसी में कौन कौन से टीचर होंगे। फिर 1/3 इसमें होंगे लोकल एजुकेशनल्स या चिल्ड्रन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएमसी के अंदर बच्चे भी हो सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा लोकल एजुकेशनिस्ट और बच्चा हमारे एसएमसी का पार्ट बनेगा? ये पेरेंट्स की कमेटी डिसाइड करेगी। थर्ड पॉइंट, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, यानी कि एसएमसी का चेयरपर्सन कौन होगा और वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? ये पेरेंट्स में से ही होंगे जिनको पेरेंट्स वाली कमेटी इलेक्ट करेंगी कि ये हमारे चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन बनेंगे। नेक्स्ट इज एक्स ऑफिसको मेंबर कन्वेनर। ये कौन होगा? ये जो स्कूल का हेड टीचर होगा वो होगा। अगर हेड टीचर नहीं है तो जो हेड टीचर के एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट टीचर है वो इस पोस्ट पे होंगे। एक 5th पॉइंट और, जो एसएमसी है इसके टोटल कॉम्पोजिशन में 50% वुमेन्स होनी चाहिए। अब फंक्शंस ऑफ एसएमसी, यानी कि एसएमसी काम क्या करेगा? तो एसएमसी के मेनली 3 काम है, मेनली कहा है मैंने, और भी काम है क्योंकि पहला है मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, स्कूल की वर्किंग को मॉनिटर करना है। प्रिपेयर एंड रिकमेंड एसडीपी, एसडीपी बनाना है। एसडीपी क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स ऑफ रिसोर्सेज रिसीव्ड, यानी कि स्कूल को जो भी ग्रांट मिलती है उसको उसका वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये मॉनिटर करना है। तो अभी जो हमने बात करी कि एसएमसी का एक मेन काम क्या है, एसडीपी बनाना। अब एसडीपी क्या है? ये एसडीपी है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये अगले 3 साल के लिए बनाया जाता है और इसको एसएमसी ही बनाती है।
अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली आप इतना ध्यान लीजिए, एसटीपी होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, 3 साल का ये प्लान होता है। और इसको इसके ऊपर हमारे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, कन्वेनर सबके साइन होते हैं और फिर ये लोकल अथॉरिटी को भेजा जाता है। बेसिकली स्कूल के डेवलपमेंट के लिए प्लान होता है ये। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, पॉइंट नंबर 15 है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर्स की। और ये जो सीटेट आज की डेट में होता है, या जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब इसी के कहने पर आए हैं। 2011 में ये 2010 में आ गया, फिर ये 2011 में पहला सीटेट हुआ था। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो हम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा था जिनके पास ये क्वालिफिकेशन आज की डेट में नहीं है, यानी कि 2010 में नहीं है, वो अगले 5 साल में उस क्वालिफिकेशन को अचीव करेंगे। अब लोग ये तो बता देते हैं, पर एक पॉइंट छोड़ देते हैं कि ये जो चीज़ थी 5 साल में अचीव करेंगे, ये नहीं हो पाई थी, बहुत सारी जगहों पे ये अचीव नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, 2017 में अमेंडमेंट हुआ था आरटी में, और उसमें 4 ईयर एडिशनल दे दिए गए थे कि अब अगले 4 साल में, तो बेसिकली 5 नहीं 9 साल दिए गए थे इस क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज पीपल टीचर रेशियो। ये कहते हैं कि जो पीपल टीचर यानी कि बच्चों का और टीचर्स का, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि रिकमेंड किया गया है कि 1:30 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि हर 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रेशियो है ये आपको अगले 6 महीने के अंदर अचीव करना है। नेक्स्ट इज फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो वैकेंसी है स्कूल में टीचर की, सपोज 20 टीचर्स का स्टाफ चाहिए किसी स्कूल में, तो ये कहते हैं 10% से ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं हो सकती। यानी कि अगर 20 टीचर्स का स्कूल है तो वहाँ 2 से ज़्यादा पोस्ट खाली नहीं हो सकती, कम से कम 18 टीचर वहाँ हर टाइम होने चाहिए। नेक्स्ट इज prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes other than decennial population census, disaster relief duties and duties relating to elections। ये कहते हैं हम किसी भी और काम के लिए टीचर को नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाएगा, पर 3 काम ऐसे हैं जिसके लिए हम टीचर को डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला है पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना में। दूसरा है डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज। तीसरा है इलेक्शन ड्यूटी। अब वो इलेक्शन कोई सा भी हो सकता है, लोकल इलेक्शन भी हो सकता है, स्टेट इलेक्शन भी हो सकता है, सेंट्रल इलेक्शन भी हो सकता है। तो ये 3 काम के अलावा और कहीं डिप्लॉय नहीं किया जा सकता टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर। यानी कि टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। जैसे कुछ टीचर अगर चाहे कि मैं स्कूल में पढ़ा लूँ और फिर शाम को आपके घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ अपने स्कूल के, ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ बैन कर दिया। नेक्स्ट इज सीसीई। आरटी ने ही सीसीई को मैंडेट किया था, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दिस इज नो बोर्ड एग्जाम एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के कंप्लीशन तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, और जैसे ही बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होगी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीशन का, कि इसने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग राइट्स प्रोवाइडेड बाय आरटी। अब आरटी ने ये राइट्स तो दे दिए बच्चों को कि ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, बट अगर इनका पालन नहीं होता है, वॉयलेशन होता है, तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने 2 बॉडीज बनाई कि अगर होता है ऐसा केस में तो ये देखेंगे उस केस को, अगर वॉयलेशन होता है तो, और नेसेसरी स्टेप्स लेंगे उस केस में। तो क्या क्या बॉडी बनाई, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर। एनसीपीसीआर नेशनल लेवल बॉडी है, एससीपीसीआर स्टेट लेवल बॉडी है। इनकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दूसरा है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये बॉडीज अगर किसी स्टेट में एससीपीसीआर यानी कि जो स्टेट लेवल बॉडी थी वो अगर प्रेजेंट नहीं है, जैसे 2010 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तब अगर एससीपीसीआर किसी में स्टेट में नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो वहाँ रीपा बनाया जाएगा इमीडिएटली। रीपा क्या है, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब किसी स्टेट में तो एससीपीसीआर होगा पर किसी में नहीं है तो वहाँ रीपा बनाया जाएगा। ये आपको मुझे नहीं लगता किसी भी वीडियो में किसी ने भी डिस्कस किया होगा कि रीपा क्या है। तो उसमें जहाँ एससीपीसीआर नहीं होगा वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर रीपा बनाया जाएगा, और फिर जैसे जब बाद में आफ्टर सम टाइम एससीपीसीआर बन जाएगा तो जितना भी रिकॉर्ड होगा
रीपा के पास, वो सारा ट्रांसफ़र कर देंगे SCPCR को। तो इन्होंने बताया था SCPCR का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे और उनमें से एक महिला होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि RT के अंदर जो हमने प्रोविजंस दिए हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो हमने 2 बॉडीज बना दी है, SCPCR और NCPCR। ये देखेंगे वायलेशन होता है तो और अगर होगा तो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स ही लेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NAC एंड SAC। अब NAC क्या है और SAC क्या है? NAC है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और SAC है स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। इनका काम क्या होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि जो हमारा RT एक्ट है इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को। तो ये 2 बॉडीज हैं। अब ये दोनों फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, SAC क्या है, NAC क्या है, SCPCR क्या है, NCPCR क्या है, रीपा क्या है। रीपा की वैसे आज तक मैंने किसी एग्जाम में देखी नहीं, बट ऐसी चीज़ें आती हैं एग्जाम में जो आपको पहले पूछी नहीं जाती हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक चीज़ और, हमने बात किया था RT एक्ट 2009 किस एज ग्रुप से डील करता है? 6 से 14 साल तक के बच्चे को। बट अगर कोई बच्चे को डिसेबिलिटी है, यानी या फिर हम ऐसा कह देंगे जिसको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैसे हैं, CWSN, तो उन बच्चों के लिए भी क्या यही सेम एज लिमिट है? नहीं, उनके लिए है 6 से 14 साल तक की लिमिट है उनके लिए। अब मैंने बस ऐसे लिखा हुआ है कि मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए थे। ऐसा है कि मैंने इसमें लिखा है 2012, 2019 एंड 2022। सिर्फ यही 3 अमेंडमेंट नहीं हुए, इसके अलावा भी अमेंडमेंट हुए हैं, पर मेजरली ये 3 हैं जो हमारे ध्यान रखने के हैं। ऐसा 2011 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 2012 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 2017 में भी अमेंडमेंट हुआ था, और एक एक नहीं 2 2 3 3 अमेंडमेंट हुए हैं एक ही साल में। 2018 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 19 में भी हुआ था, और अभी रिसेंटली 22 में भी हुआ है, सितंबर 2022 में। बट अब मेन की बात करेंगे क्या हुआ था। ये जो हमारा अमेंडमेंट था 2012 वाला, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक नया सेक्शन डाला गया था। इनिशियली जब 2010 में हमारा RT एक्ट बन के तैयार हुआ था, तब उसके अंदर सिर्फ 38 सेक्शंस थे। 39 सेक्शन 2012 के अमेंडमेंट्स के थ्रू डाला गया है। अब आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, YouTube पे ज़्यादातर वीडियोस में लोग बता रहे हैं 38 सेक्शन है, पर 38 सेक्शंस नहीं है, 39 सेक्शंस है, और आज से नहीं है, 2012 से है। 2012 में ही डाल दिया था 38 सेक्शन। नेक्स्ट इज 2019 में क्या ऐसा मेजर आया जो मैंने इसमें लिखा है? नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया 2019 में, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब 2020 ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है और इसकी बहुत हाई चांसेस भी हैं एग्जाम में आने के। ये क्या था? मैंने एक खोल भी रखा है इसीलिए यहाँ। ये रहा हमारा 2022 का, यानी कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, ये हुआ था 29 सितंबर 2022 में। इसमें क्या 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 बात है, क्या ऐड किया गया है इसके अंदर? इसमें स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड बात की गई है कि एक स्कूल में कितने स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए। तो इसमें क्या बात कही गई है, देखिए हमने एक रेशियो, खैर अभी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको बता रहा था, PTR, यानी कि कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए। तो हमने उसमें बात करी थी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था? वो तो जनरल केस था, मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं। बट जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, जिनको हम CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए हम पर्टिकुलरली स्पेशल एजुकेटर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इसमें ये बात कही गई कि स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल बच्चों का क्या रेशियो होगा। तो इसमें कहा गया है पहली से 5वीं क्लास में 10 डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर एक स्पेशल एजुकेटर होगा, यानी कि अगर 10 बच्चे होंगे तो एक होगा। जैसे ही बढ़ जाते हैं, जैसे 12 हो गए, तो फिर वहाँ 2 स्पेशल एजुकेटर होंगे। ये रही बात 1st to 5th की, ये लिखा हुआ है 1st to 5th में 1 स्पेशल एजुकेटर फॉर एवरी 10 pupils। फिर 6 to 8, 6 to 8 में क्या होगा? एक टीचर होगा 15 बच्चों पे। 15 डिसेबल बच्चे होंगे तो एक टीचर होगा। उससे ज़्यादा हो गए, सपोज 20 हो गए, तो 2 होंगे। तो इनका ये रेशियो है। पहले में है 1st to 5th में 1:10 का रेशियो, और 6 to 8 में है 1:15 का रेशियो। अब इसके अलावा ये तो हो गई बात कि ये रेशियो होगा, पर इससे अलावा भी एक स्कूल के अंदर मिनिमम एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए।
दूसरी बात, जो हमने ये बात कही है कि हमें ये रेशियो चाहिए, जैसे प्राइमरी में 1:10 का रेशियो चाहिए और अपर प्राइमरी में हमको 1:15 का चाहिए। बट सपोज अगर ये रेशियो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसका कारण हो सकता है या तो हमारे पास जितने स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए उतने नहीं है एडुकेट नंबर्स में, या फिर कोई सिंगल टीचर स्कूल है, मतलब जहाँ पे एक ही टीचर है। अब जैसे सपोज 28 बच्चे हैं तो वहाँ तो एक ही टीचर होगा और वो एक जनरल एजुकेटर है, पर वहाँ पे स्पेशल चाइल्ड है, उन 28 बच्चों में ही एक स्पेशल चाइल्ड है। तो क्या होगा ऐसे केस के अंदर? तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन बनाया है कि हम एक स्पेशल एजुकेटर को 4 स्कूल्स तक भेज सकते हैं, यानी कि एक स्पेशल एजुकेटर एक से ज़्यादा स्कूल में भी जा सकता है, वहाँ जाके क्लासेस, पर कितने, मैक्सिमम 4 में ही भेज सकते हैं। ये नहीं कि हम 10 स्कूल में एक ही टीचर को भेज दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। दूसरी बात, ये जो 4 स्कूल्स होंगे इनके बीच में मैक्सिमम 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि उसको ट्रैवल करके भी तो जाना है। ये थोड़ी है आज निकलेगा और कल सुबह दूसरे स्कूल पहुंचना है। तो ये है लेटेस्ट अमेंडमेंट आरटीई के अंदर, ये आपको नहीं मिलेगा बाकी वीडियोस में। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि ये स्पेशल एजुकेटर का और स्पेशल चाइल्ड का रेशियो है। प्राइमरी 1:10, अपर प्राइमरी 1:15, और छोटे बहुत स्पेशल प्रोफेशंस जिसकी बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। वो ये है, ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर, ये क्या है? इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पहले कॉलम में क्लास, दूसरे में कितने बच्चे एडमिटेड हैं, तीसरे नंबर ऑफ टीचर्स। अगर अब पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में अगर 60 अप टू 60 बच्चे हैं, यानी कि 50-60, मतलब 50 के अंदर अंदर है, तो वहाँ पे ऐसे स्कूल में 2 टीचर्स होंगे। अब वो चाहे वहाँ 15 बच्चे हों, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, उसमें 2 टीचर दिए जाएंगे। और जैसे ही 60 से एक ऊपर होता है, 61 to 90 अगर बच्चे होते हैं तो वहाँ 3 टीचर दिए जाएंगे। अगर 91 से 120 यानी कि 120 तक बच्चे होते हैं तो वहाँ 4 टीचर्स होंगे। और 121 से 200 तक बच्चे होते हैं तो उस स्कूल में 5 टीचर्स होंगे। अब इसमें एक और बात है, अगर 150 से ज़्यादा है बच्चे, 150 प्लस हैं, तो ऐसे स्कूल में 5 टीचर तो होंगे ही, प्लस साथ में उधर एक हेड टीचर भी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ के लिए क्या बात कही गई है? इसमें ये कहा गया है, इसमें ये जो रेशियो, अब देखिए ऊपर वाले में, आप देखिए रेशियो 1, अब जब तक अप टू 60 था 2 थे, 90 तक में 3, 120 तक में 4, यानी कि रेशियो कितना मेंटेन कर रहे हैं ये? 1:30 का। यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने नीचे कि जो प्राइमरी क्लासेस है वहाँ प्यूपल टीचर रेशियो होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। प्राइमरी में 1:30 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर। बट अगर 200 से ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे किसी स्कूल के अंदर तो क्या होगा? तो हमें कोशिश करनी है कि ये जो रेशियो है ये 40 से ज़्यादा ना जाए, यानी कि 1:40 से ज़्यादा ना बढ़े। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर वीडियो 1:30 1:30 रेशियो है, 1:30 रेशियो नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ 1:30 से ज़्यादा हो सकता है। अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे 1:30 से ज़्यादा जा सकता है, पर 1:40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गई बात प्राइमरी की। अब ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि 90 तक में 3 आएंगे, 120 तक में 4 आएंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर अपर प्राइमरी की बात करते हैं, यानी कि 6 to 8 क्लास तक के लिए। अब ये कहते हैं कि हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, यानी कि 6th के लिए एक, 7th के लिए एक, 8th के लिए एक, ताकि ये जो 3 अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि साइंस एंड मैथ हो गया एक, दूसरा सोशल साइंस और लैंग्वेज, इन तीनों के लिए एक एक सेपरेट टीचर हो स्कूल के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो ये करते हैं। दूसरी बात क्या है, जिस स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे एडमिटेड हैं, अपर प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए और 3 पार्ट टाइम टीचर ऑन होनी चाहिए। वो 3 पार्ट टाइम टीचर क्या पढ़ाएंगे? एक पढ़ाएंगे आर्ट एजुकेशन, एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए जिसको मैंने HP लिखा है, तीसरा वर्क एजुकेशन टीचर। यानी कि अपर प्राइमरी में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि हर क्लास के, यानी कि तीनों क्लास के लिए एक एक सेपरेट टीचर होना चाहिए, ताकि ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए हर एक अलग अलग फैकल्टी हो। दूसरा, अगर किसी स्कूल के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं अपर प्राइमरी में तो वहाँ एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए और 3 पार्ट टाइम टीचर होने चाहिए आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के लिए।
नेक्स्ट इज पीपल टीचर रेशियो, जिससे बहुत जो फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, तो कि पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए। तो प्राइमरी में होना चाहिए 1:30 और अपर प्राइमरी में होना चाहिए 1:35, यानी कि अगर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास है वहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर, 6 टू 8 क्लास में 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर। दूसरा, बिल्डिंग को लेकर कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि हाँ क्या कहते हैं कितने कमरे होने चाहिए। तो हर टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा कमरा होना चाहिए जिसको ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम की तरह यूज किया जाएगा। फिर सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। एक किचन होना चाहिए जहाँ पर मिड डे मील बनाया जाएगा। प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल के अंदर। और सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए स्कूल के अंदर। स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री या फेंसिंग कुछ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन अकेडमिक ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। ये कहता है कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए कम से कम 200 मिनिमम वर्किंग डेज होने चाहिए, यानी कि 365 में से 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। इतने दिन बच्चे स्कूल आएंगे एक साल के अंदर। और इनके इंस्ट्रक्शनल आवर्स उस हिसाब से कितने बनते हैं, 800। तो अब देखा जाए दिन का हिसाब लगाया जाए तो 1 घंटे एक दिन में 4 घंटे। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए वर्किंग डेज है 200 और इंस्ट्रक्शनल आवर्स है 800। अब 6 to 8 के लिए वर्किंग डेज है 220 और इंस्ट्रक्शनल आवर्स है 1000। इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए कितने मिनिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए एक हफ्ते के अंदर, 45 आवर्स होने चाहिए। इसमें प्रिपरेशनल आवर्स भी इंक्लूडेड है। अब इसका 45 का हिसाब लगाए, अगर जैसे 6 दिन वर्किंग होता है स्कूल, 45 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे 7.5 आवर्स, यानी कि डेली के 7.5 आवर्स होने चाहिए मिनिमम और वीक के मिनिमम 45 आवर्स होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट है टीएलएम के ऊपर के टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए स्कूल के अंदर। फिर उसके बाद ये कहता है स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ न्यूज़पेपर मैगजीन बुक्स स्टोरी बुक्स ये सब प्रोवाइडेड हो। और लास्ट है प्ले मटेरियल, गेम खेलने वगैरह के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आईटी एक्ट के ऊपर। आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर टुडे।